हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो अपना एक तरीके से सेवन्थ चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, हमारे डेमोक्रेसी का क्या आउटकम्स होता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को ये सब टर्म्स जो होंगी क्लियर होगी कि डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है ना। फिर इसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या आउटकम। चैलेंजेस का तो जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वो 8th चैप्टर है आपका, और आई थिंक वो लास्ट चैप्टर भी है आपका। ठीक है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे को अब देखना है कि भाई डेमोक्रेसी से हमारे को क्या फ़ायदा है, इससे हमारे को क्या आउटकम्स या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका अपना जो होगा नेक्स्ट चैप्टर, उसका हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है Can you think of what and how the government knows about you and your family? फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई राशन कार्ड कितने लोगों के बन गए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड कितने लोगों के बन गए। ठीक है ना। तो सरकार को कैसे पता चलता है आपके बारे में। ठीक है ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू अबाउट द गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि आप लोग भी सोचते तो होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका क्या आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा था या नहीं फ्रेंड्स, तो ये आप सोच सकते हैं अपने पास इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल सी तरीका बताऊं तो फ्रेंड्स, एक ना सेंसस होता है। ये मैंने शायद आपको पहले भी कहीं बताया होगा कि जो लास्ट अभी जो हमारा सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, और जो नेक्स्ट होने वाला है वो इसी साल होने वाला है, बट ड्यू टू द पेंडेमिक वो शायद शिफ्ट हो जाएगा 2022 तक। ठीक है ना। बेसिकली तो फ्रेंड्स, ये एक 10 ईयर्स में सेंसस होता है, जिसमें आपसे डिटेल ली जा रही है कि भाई कौन से एडल्ट मेंबर है, कितने मेंबर से रहते हैं, कौन क्या कर रहा है। ठीक है ना। आपके और आपकी एज क्या है, आप किस जेंडर के हैं, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसमें। ठीक है ना। फिर आपके हाउसेस वगैरह की डिटेल भी उसमें जाती है। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आपका बर्थ होता है या फिर आप मैरिज करते हैं, ठीक है ना, तो भी आपका वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाकर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके थ्रू भी जो गवर्नमेंट के पास होता है वो डेटा मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए, फिर कहता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट द गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि भाई सरकार को तो आपकी बातें पता चल गई, अब आपको सरकार की बातें कैसे पता चलेंगी, तो उसके लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, उसके लिए एक एक्ट है जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है ना। इसमें आप कह सकते हैं कि भाई ईच एंड एवरी सिटीज़न जो है उसका जानने का अधिकार है, क्या कि कोई भी पॉलिसीज़ है या प्लान है गवर्नमेंट के, ठीक है ना, कि भाई उस किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, आप उसको फ्रेंड्स जान सकते हैं ओनली बाय द पेमेंट ऑफ ₹10 ओनली। ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, आपका क्या कहता है ये कि अब जैसे आपको एक डेटा दिख रहा होगा, ठीक है ना, उसके बेसिस पर ही हम जो है एक क्वेश्चन बनाएंगे। कहता है क्या, कार्टून ऑन द पेज। आपको एक देखिए फ्रेंड्स, ये कार्टून दिख रहा है कि जो रिच हैं वो इस तरीके से है, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इस तरीके से हैं, और जो पुअर की है वो इस तरीके से हालत है। तो क्या कहता है कार्टून ऑन दिस पेज एंड नेक्स्ट 3 पेजेस टेल अस अबाउट द डिस्पैरिटीज बिटवीन द रिच एंड द पुअर। शुड द गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में गेन हो रहा है क्या वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। हाउ कैन द पुअर गेट अ वॉइस फॉर अ बेटर शेयर इन अ नेशन, वाट कैन द पुअर कंट्रीज डू रिसीव अ ग्रेटर शेयर इन द वर्ल्ड्स वेल्थ। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, बेसिकली क्या कहना चाहता है कि देखिए जो भी गेन्स होता है हमारी हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है ना, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, और मतलब सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जो उनके बीच का ये गैप है, कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या आता है, इंस्टेबिलिटी को लेकर आता है। ठीक है ना। तो हम लोगों को ये चीज़ें एक तरीके से इंश्योर करनी होती है कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है उसमें सबको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है ना। उसमें क्योंकि जस्टिस कब मिलेगा, जब आपकी स्टेबिलिटी होगी और एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। चलिए, एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट इसमें हम फ्रेंड्स ये भी सोच सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि भाई देखिए जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग लेती है गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो उसमें जो भी उनके पास एक तरीके से क्या होता है भाई, वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं आपका इक्वल उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है ना। कि भाई उसमें वीमेंस का वो हो, शेड्यूल कास्ट के लोगों भी हों उसमें, शेड्यूल ट्राइब्स के भी हों, जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, वो सबके इंटरेस्ट को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं। फिर
मान लीजिए अगर कोई चीज़ नहीं भी हो रही है तो उसके लिए फ्रेंड्स आप स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रगल इन द सेंस आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का पूरा अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स है फ्रेंड्स बेसिक जो आप इसमें शामिल करके चल सकते हैं। फिर इसमें फिर फ्रेंड्स एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं, हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग, हंगर, ठीक है ना। तो कितने सारे इश्यूज होते हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों को, जब आप मान लीजिए यूपीएससी वगैरह की सर्विसेज क्लियर करेंगे, जब आईएएस ऑफिसर्स वगैरह बनेंगे आप लोग, ठीक है ना, तो आप सब ये चीज़ों को हैंडल करेंगे। आप लोगों को पब्लिक वेलफेयर, एक तरीके से पब्लिक को डील करना होगा और उनके हितों के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। कहता है व्हाट वुड बी योर वर्डिक्ट ऑन डेमोक्रेसी इफ यू हैड टू बेस इट प्योरली ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिजीम्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि भाई देखिए, जो भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि भाई आप डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपकी ग्रोथ तो मान लीजिए फ्रेंड्स 3% आ रही है, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर कोई डिक्टोरियल कंट्री है तो उसमें आप देखते हैं भाई उनकी तो 4% ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई डेमोक्रेसी होने का तो फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड इस तरीके से बात नहीं होती है कि सिर्फ एक ग्रोथ रेट को आपने क्राइटेरिया बना दिया कि भैया ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी डिक्टोरियल में तो हम भी डिक्टोरियलशिप में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि भाई देखिए, मान लीजिए अब मान लीजिए आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए कोई कंट्रीज़ है, ठीक है ना, वो पुअर है, ठीक है ना, और उसकी ग्रोथ रेट आ रही है 4.28% मान लीजिए, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री की आप मानते रहे हैं, मान लीजिए कोई एक तरीके से दूसरी कंट्री मान लीजिए उसकी ग्रोथ है क्या है, 3.9% मान लीजिए आप, ठीक है। तो उसका क्या हुआ कि भाई इसमें तो अगर आप देख रहे हैं तो फ्रेंड ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको उसके बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और आपको एक डेमोक्रेटिक में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिक्टेटरशिप्स, ठीक है ना। तो उस चीज़ में हम सबको एक बैलेंस बनाकर चलना होता है, ठीक है ना। तो वो सब सब लोग इसी तरीके की बात करते हैं कि भाई, और फिर अल्टीमेटली बैलेंस कैसे बनता है, जब आप रिसोर्सेज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना डिस्कस कर लेते हैं। कहता है क्या, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द मेजोरिटी, द पुअर आर इन मेजोरिटी, सो डेमोक्रेसी मस्ट बी रूल ऑफ द पुअर, हाउ कैन दिस नॉट बी अ केस। अब फ्रेंड्स देखिए, मैम का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई देखिए, डेमोक्रेसी में आप मेजोरिटी का रूल बताते हैं और जबकि इंडिया जैसी कंट्री में जो मेजोरिटी पर्सनस हैं वो कौन है, पुअर हैं, तो कहीं ना कहीं फिर गरीबों का शासन होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, बात क्या है, देखिए डेमोक्रेसी में मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई डेमोक्रेसी का जो एक तरीके से है वो मेजोरिटी का रूल है, उनके व्यूज़ को हम बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे उनके व्यूज़ को। दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो जो रूल बाय मेजोरिटी का मतलब होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि रूल्स बाय मेजोरिटी का मतलब हुआ क्या कि भाई जो भी मेजोरिटी में है, रिलीजन हो गया आपका, या कोई भी जेंडर हो गया, या फिर आपका पुअर रिच, इस तरीके से मेजोरिटी में वो बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जनरली आप लोग बस यही सोच जाते हैं कि भाई मेजोरिटी का मतलब होता है भाई जो भी मान लीजिए हिंदूज मेजोरिटी में है तो उनका रूलिंग चलेगी, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है अगर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है तो क्या पता उनकी रूलिंग चलेंगी, फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है, बिकॉज इंडिया इज़ द सेकुलर कंट्री। तो यहाँ पर हमारे को ऑल सारे जो रिलीजन्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। फिर आप तो जो मैम कह रही थी कि भाई डेमोक्रेसी में रूल होना चाहिए पुअर का, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, फर्दर डिवीज़न हो जाएगी हमारी सोसाइटी को और एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर आपको एक डेमोक्रेसी की बनाकर रखना है तो आपको सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हाँ, आप उन गरीबों लोगों के लिए वेलफेयर की स्कीम्स, ठीक है ना, उनके लिए डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी डेमोक्रेसी में रहकर, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि भाई देखिए वर्ल्ड्स की हेल्थ की अगर हम बात करें, और जो मतलब एक तरीके से ये कहना चाहता है कि भाई 2% लोग हैं जिनके पास तो वर्ल्ड की इतनी वेल्थ है, ठीक है, और जो 50% लोग हैं वर्ल्ड के उनके पास सिर्फ इतनी ही वेल्थ है, ठीक है ना। तो वो इसके थ्रू आपसे ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। कहता है ऑल यू आर सेइंग इज दैट डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट पीपल डू नॉट ब्रेक ईच अदर्स हेड। बिल्कुल ठीक बात है फ्रेंड्स कि भाई हम
एक दूसरे का सर ना फोड़ दे, क्योंकि फ्रेंड्स डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में तो सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट होती है और वो जैसा डिक्टेटर वो बोल देते हैं, किंग जैसा बोल देता है वैसा हो जाता है। दिस इज़ नॉट हारमोनी, शुड वी बी हैप्पी अबाउट इट। तो फ्रेंड्स बेसिकली देखिए, हमने बताया था आपको कि एकोमोडेट करना है हमारे को। डेमोक्रेसी में क्या बात चलती है कि भैया आपको एकोमोडेट करना है, सोशल डाइवर्सिटी, आप जानते हैं कितनी सारी डाइवर्सिटी है, तो उसको आपको एकोमोडेट करके चलना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं है कि किसी दूसरे का एक दूसरे का सर को फोड़ना है या तोड़ना है, इस तरीके की हरकतें नहीं करते डेमोक्रेसी में बेसिकली। और आपको इस तरीके से रहना है कि आपको जो भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता भी है, ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट नहीं होते, बट अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता भी है तो आपको उसको रिजॉल्व कर देना है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि आपको क्या करना है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई दूसरे रिलीजन का है तो आपको उसके रिलीजन को रिस्पेक्ट करनी है, कोई दूसरी कास्ट का है तो उसकी कास्ट को आपको रिस्पेक्ट करनी है, कोई डिफरेंट कल्चर का है तो आपकी उसको कल्चर को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप दूसरे के रिलीजन, कास्ट, कल्चर वगैरह को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके भी उसको रिस्पेक्ट कर कर चलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप ये सारी बातें इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप दो इमेजेस देख रहे हैं कि भाई एक तरफ तो कुछ लोग हाथ मिला रहे हैं और कुछ लोग एक दूसरे से एक तरीके से लड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, द टू इमेजेस डिपिक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स can have on social division. Take one example for each image and write a paragraph each on the outcome of democratic politics in both situations. तो वो आपसे कुछ एक पैराग्राफ राइट करने के लिए बोल रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स क्या है कि देखिए, जब अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट रेस, रिलीजन, कास्ट, ठीक है ना, और अदर अदर तरीके के वहाँ पर लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट के भी लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के भी लोग होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभार होता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ये स्वाभाविक बात है, बट कहीं ना कहीं आपको उसी को अकोमोडेट करने की जो फिर वो बात आती है कहीं ना कहीं, जिससे कि आप क्या बना सकें, एक हेल्दी डेमोक्रेसी बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कहते हैं ना कि भाई आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ही कानून हाथ में ले लेंगे तो फ्रेंड्स जुडिशरी जो आपका एक वन ऑफ द ऑर्गन है इंपॉर्टेंट, उसका क्या काम रह जाएगा, ठीक है ना। जुडिशरी का काम है न्याय करना, इंसाफ देना, तो वो काम हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, बाकी जो भी हमारा प्रोटेस्ट करने का या जो हमारे अधिकार है हम उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है यही है कि भाई अल्टीमेटली आपको देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आप चाहते हैं कि भाई सरकार ये करे, सरकार ये करे, सरकार ये करे। फ्रेंड देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं, ठीक है ना। आप ये सोचिए कि भाई हमारी जो जैसे कहते हैं ना कि भाई अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य भी आता है, ठीक है ना। तो हमारे को उस चीज़ का भी ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो इस यही सब बातें फ्रेंड्स आप अपनी लैंग्वेजेस में कंफर्टेबली लिख सकते हैं, जिससे आपको आगे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये एक कार्टून दिख रहा है, ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है, कहता है द अबव कार्टून एंड ग्राफ इलस्ट्रेट अ पॉइंट मेड इन द सेक्शन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, अंडरलाइन द सेंटेंसेस फ्रॉम दिस सेक्शन विच कनेक्ट टू द कार्टून और ग्राफ। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि देखिए कार्टून बता रहा है, इनइक्वलिटी के बारे में बता रहा है कि देखिए जो अवर लीडर्स हैं एक तरीके से वो क्या हैं हमारे, और जो हमारा मोरल करेज है, या लेट्स हे लेडी दैट्स माय सीट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से ये बात बता रहा है कि देखिए इनइक्वलिटी जैसे होता है कि भाई जो वीमेन फेस कर रही है, ठीक है ना, कि भाई अगर मान लीजिए अब जैसे ये देख रही है कि फ्रेंड्स ये 2 सीट पर वो बैठी हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप मान लीजिए कि भाई बहुत सारी, अब भाई अब अगर आपने वीमेंस को जैसे रिजर्वेशन देने के लिए आपने उनका बिल रोक लिया, अब ये बिल किसने रोका है फ्रेंड्स, ये जो पार्लियामेंट हमारे जिसमें मेल मेंबर्स हैं उन्होंने इनके बिल्स को रोक लिया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है फ्रेंड्स, ये इनजस्टिस है, ठीक है ना। तो अब जैसे आपने पंचायती राज में रिजर्वेशन की बात करी वीमेंस के लिए, तो वहाँ पर तो फ्रेंड्स मिल गया, बट जब फिर व्हाट अबाउट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में उनको अभी तक रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला है। तो ये सारे फ्रेंड्स क्वेश्चंस हैं जो एक वीमेन भी पूछना चाहती है, ठीक है ना, और डेमोक्रेसी में राइट है उसका इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का, ठीक है जी। चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अपनी कुछ एक्सरसाइज हैं जो इसमें डील है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आंसर्स के नज़रिए से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए फ्रेंड्स डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना,
जैसे कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है ना, ओपन पब्लिक डिबेट होती है, ठीक है ना, पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि भाई उसको सिर्फ जो डिसीजन तो ले लिए वो तो है ही है, बट उसके लिए उसको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, मतलब कि भाई आपने ये डिसीजन लिया था, अब उसका ये इम्पैक्ट पड़ा, अब आप बताइए आगे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सारी बातें हैं जो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपको डेमोक्रेसी को एकोमोडेट करने के लिए, तो ठीक है ना। फर्स्ट क्या अगर मैं कहूँ कि अगर जो भी मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के साथ क्या करेगी, अच्छे से वर्क करेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, कोऑपरेट करेगी, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे भाई, डेमोक्रेसी को आप एक्सेप्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और एक दूसरे के सपोर्ट से ही फ्रेंड्स हमारी जो कंट्री है उसको आप ग्रोथ दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे को जो भी है एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस रखना है, ठीक है ना, किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, ये भी अपने आप में एक बहुत मेजर पार्ट होता है, ठीक है। आप डाइवर्सिटी को बेसिस को देखकर कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सारी बातें फिर वही गोल घूमकर वहीं आ जाती हैं कि भाई आपको एकोमोडेट करना है लोगों के साथ, डिफरेंट रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करनी है और कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, यही सारी बातें बताई जाती हैं बार बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग एजर्शंस, ठीक है ना। अब हर एक स्टेटमेंट के अपने अपने सपोर्ट हो सकता है और अपोज हो सकता है, तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। तो फ्रेंड्स इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि भैया जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी तो ठीक है, बट अगर कोई गरीब है जैसे कोई कंट्री, ठीक है ना, और तो हमारी जैसी कोई कंट्री है तो उसको तो डिक्टेटरशिप चाहिए जिससे वो एक रिच कंट्री या डेवलप्ड कंट्री बन सके। तो फ्रेंड देखिए ऐसा नहीं होता कि भैया आपको सिर्फ आप डिक्टेटरशिप के अंदर ही एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, कुछ फ्रीडम को देखा जाता है, ठीक है ना, डिग्निटी ऑफ द पर्सनस को देखा जाता है, और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो उनको आप साथ लेकर चलते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको डिक्टेटरशिप में अवेलेबल नहीं होते, जो कि सिर्फ आपको डेमोक्रेसी में अवेलेबल होते हैं। तो सिर्फ आप एक एक फैक्टर सिर्फ ग्रोथ को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनका एजर्शन गलत हो सकता है, ये एजर्शन गलत है। डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वलिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन, इनका क्या कहना है कि भाई डेमोक्रेसी में आप जो इनकम की इनइक्वलिटी है वो रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग भी ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं डेमोक्रेसी से, ठीक है ना, और फिर हम बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में, नेगेटिव साइड में चले जाते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स डेमोक्रेसी में क्या होता है, थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी, जैसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो फ्रेंड्स वो वाली कहानी होती है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि पूरे जो भी फ्रेंड्स इतने सारे 140 करोड़ पीपल को आपको हैंडल करना है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से मेजर चंक है पॉपुलेशन का, हम सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन है हम, ठीक है ना। और होप्स हो इन 2030 या 50 तक हम उस फर्स्ट पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस सब को मैनेज करना, आप लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, फ्रेंड्स कहना बहुत आसान होता है, बट जब आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनेंगे, जब आप आईएएस ऑफिसर्स वगैरह बनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी गवर्नमेंट होती है पुअर कंट्रीज में वो कम खर्चा करती है किस पे, पॉवर्टी पे, रिडक्शन पे। तो क्या ये है ना कहना सही है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल एक तरीके से विपरीत कह रहे हैं, उल्टी बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर पुअर कंट्री है तो उसकी वहाँ पर उसको जो बेसिक नीड्स है सिटीजन्स की वो फुलफिल करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। कि भाई आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्थ पर, एजुकेशन पर, ठीक है ना, उनके फ्यूचर पर्सपेक्ट पर आपको ये सब चीज़ें फोकस कर चलनी है, ठीक है जी। इन अ डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन है वन वोट, बिल्कुल ठीक बात है, विच मीन्स दैट देर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, देखिए कि इक्वल वैल्यू का मतलब जैसे वन वोट है, हर एक पर्सन का वन वोट है, ठीक है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, रिलीजन, कास्ट, पुअर, कुछ भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका एक होगा। तो जिससे कि क्या हो, किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके का कोई डोमिनेशन वहाँ पर आपको नहीं दिखे। वहाँ पर वोट जब देने जाते हैं तो अमीर भी उसी तरह लाइन में लगते हैं जिस तरीके से गरीब भी लाइन में लगते हैं। यह आप लोगों ने कॉन्सेप्ट छोटी क्लासेस में अपने सीखा हुआ है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, आल्सो सजेस्ट पॉलिसी
institutions mechanism to deepen the democracy in the given situations. Following a high court directive, a temple in Odisha that had separate entry doors for Dalit and non-Dalit allowed entry for all the same door. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि देखिए इसका चलिए हम एक एक करके पढ़ लें। आई थिंक मुझे लगता है चलिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि भाई देखिए पीपल को आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, ठीक है ना। या आप उसको कास्ट को लेके कर लीजिए, उनके सोशल ग्रुप को लेके कर लीजिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर संविधान लागू होता है और जिसने हमारे को इक्वलिटी का राइट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। चलिए, किसी भी तरीके का आपको डिस्क्रिमिनेशन दलित या नॉन दलित के बीच में नहीं करना है। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर फार्मर सुसाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं फेल हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों के जो हम इंटरेस्ट है सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए, प्लान्स को देखना चाहिए कि भाई कहाँ इशू आ रहा है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मिसहैपनिंग्स होती हैं। Following allegations of killing of 3 civilians in Gandwara in fake encounter by Jammu and Kashmir police, an inquiry has been ordered. बेसिकली क्या हुआ फ्रेंड्स, एक प्लेस है गंदवारा फेक जहाँ पर एनकाउंटर किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि भैया देखिए कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, डिग्निटी को या फिर आपकी फ्रीडम को, ठीक है ना, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना, और इस तरीके की इंस्टीट्यूशन हो जाती है। बट अल्टीमेटली आपको क्या करना है मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई अल्टीमेटली आपको रिस्पेक्ट करने हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, रिजॉल्व करना है कन्फ्लिक्ट्स को, अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को आपको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है ना। आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीनी है, ठीक है ना। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको आपको अच्छे से इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं आप जो इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट। डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेट, मतलब कि जो डेमोक्रेसीज हैं सक्सेसफुली एलिमिनेट कर रखी है कन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल। नहीं, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एलिमिनेट कर दे कन्फ्लिक्ट्स को तो फ्रेंड्स ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को पूरी तरह कम कर दे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अबाउट हाउ मार्जिनलाइज सेक्शंस आर टू बी ट्रीटेड, ये जो डेमोक्रेसी का पार्ट है वो ये आसानी से कर सकती है। डेमोक्रेसी किसी चीज़ का एश्योरेंस, किसी चीज़ का गारंटी नहीं है, बट हाँ वो अपने प्रोसेस में प्रयत्न कर सकती है टू द इम्प्रूवमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। डेमोक्रेसी नीड टू एंश्योर, डेमोक्रेसी इंश्योर करना चाहती है क्या चीज़? डेमोक्रेसी इंश्योर करना चाहती है कि डेमोक्रेसी में क्या हो, मेजोरिटी का रूल होना चाहिए। स्टडीज़ ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वलिटीज़ इन डेमोक्रेसी शो दैट, जो भी स्टडीज़ हैं वो क्या शो करती हैं कि भैया जो भी इनइक्वलिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, तो फ्रेंड्स अब बाकी ये एक पैसेज दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें एक बात की गई है एक डेली वेज अर्नर की, नानू नाम की एक पर्सन है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो यही कहना चाहती हैं कि भाई आप लोग ही अपने अनुभव के हिसाब से कि भाई उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उनको कोई लेटर बनाना, एप्लीकेशन करनी है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ भी कर सकती हैं और इन्फॉर्मेशन सीख कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए और नॉलेज शेयर करते रहिए।